गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी धोरण 9 पाठ नंबर 5 स्वराज्य की नींव विष्णु प्रभाकर लेखकનું નામ। આ પાઠ આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાનો છે। તો સૌપ્રથમ વિષ્ણુ પ્રભાકરનો परिचय જોઈ લઈએ। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, बाहर एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि साहित्य लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशित किए, पर पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को भी अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता स्वतंत्र यानी सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिसके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। यहाँ स्वराज्य की नींव, नींव यानी शुरुआत, आधार जिसे हम कह सकते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की भी झलक देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते, ऐसा लेखक ने कहा है। इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर ने जो स्त्री पात्र दिए हैं, पुरुष पात्र जो दिए हैं, वो इस तरह है। लक्ष्मीबाई इस एकांकी का मुख्य पात्र जो है। मुंदर, मुंदर लक्ष्मीबाई की एक सहेली यानी सखी है। तात्या जो लक्ष्मीबाई के सेना का एक नायक है। जूही लक्ष्मीबाई की ही सखी है। रघुनाथ राव वो भी एक सेना का सिपाही है। सेना नायक जो भी
एक सेना का मुख्य व्यक्ति है। तो यहाँ इस तरह पात्र दिए गए हैं। अब इस एकांकी का परिचय हम देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गया है। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है। झांसी लेने का निश्चय रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है, अनुशासन यानी शिस्त नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभोज में लगे हुए। ब्रह्मभोज यानी ब्राह्मणों को अच्छा भोजन खिलाना, उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सख्या है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को चाहती है। जूही अच्छी एक नर्तकी है। वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। पेशवा की हार पर दुख नहीं करती। रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोजी की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती है, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। यहाँ जो रोजी नाम जो दिया है वह अंग्रेजों का सेना का एक जनरल अधिकारी है, जिसे रोजी के नाम से बताया गया है। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। कलंकित यानी बदनाम। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या, बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर और स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहते हैं। तो यहाँ हमने इस स्वराज्य की नींव एकांकी जो है इसका परिचय देख लिया। अब इस एकांकी के जो पात्र है उसमें मैंने पहले ही बता दिया है। लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव, सेना नायक, ये जो एकांकी के पात्र है। अब हम आगे एकांकी देखते हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का युद्ध दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। यहाँ
रंगमंच यानी उनका युद्ध के लिए मैदान में जो पड़ाव हम कह सकते हैं वह स्थान लिया गया है। कैंप उसका नज़दीक ही था। महारानी लक्ष्मीबाई अपने तंबू यानी डेरे का एक भाग दिखाई देता है। जब भी पर्दा उठता है यानी बातचीत होती है, महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उग्र अवस्था में उत्तेजित होकर बातचीत करते हुए अपने मंच पर आती है। दोनों सैनिकों की वेश में यानी लाल कुर्ता पहनकर, वेशभूषा यानी पहनावा, सैनिकों का पहनावा पहनकर दोनों आती है। सबसे पहले लक्ष्मीबाई बोलती है, लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हो, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। लक्ष्मीबाई कहती है कि मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। जूही झांसी, कालपी, ग्वालियर जैसे जो किले हैं सभी मेरे नज़दीक आ गए, लेकिन वह दूर चले गए, यानी दुश्मनों से जीतने के नज़दीक हो गया, लेकिन फिर से अपने हाथ से छूट जाता है। स्वराज्य प्राप्त होते होते ही दूर चला जाता है, परंतु दूसरे ही क्षण में मेरे मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय अड़ जाना यानी रुकावट बनना, किसी बात को मनवाने की जीत करना। उसके पास करती हो तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। जब भी मैं उसके पास जाती हो, बातचीत करती हो, तो मुझे महासागर की थप्पड़े यानी लहरों का किनारे से टकराना, समस्याओं का तेजी से उभरना। जब भी मैं बात करती हो, पास जाती हो उनके पास, यानी सेना नायक है, उनके पास जब भी जाती हो तो वह समस्या बाधाओं से अड़ जाते हैं। मुझे लगता है उसने जूझती हो तो नाविक सो जाते हैं। मैं उसे जगाने का प्रयत्न करती है तो नाविक यानी नाव चलाने वाला माझी, यहाँ जो सेना का सेना नायक है उनके बारे में कहा है। नाविक यानी जो नाव का सेनापति जो है वह सो जाते हैं, यानी कुछ करते नहीं है। देखो जही उधर क्षितिज पर देखो। लक्ष्मीबाई जूही को क्षितिज पर देखने के लिए कहती है। क्षितिज यानी जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता हुआ दिखाई देता है वह स्थान, उसे हम क्षितिज कहते हैं। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है, ऐसा दिखा रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से साया हुआ है। शाम का वक्त है, सारा आकाश बादलों में, सूर्य अस्त होने जा रहा है, इसलिए अंधकार छाने वाला हुआ दिखाई देता है। प्रलय की भूमिका के लिए लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की साया में ऐसो आराम में मशगूल है। प्रलय यानी सृष्टि का विनाश, प्रलय की यानी सृष्टि का विनाश होने वाला है, लेकिन राव साहब जो है कि अभी सोए हुए हैं, उसे बिल्कुल चिंता नहीं है। आवेश में आते सहसा मौन रह जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। आवेश में आकर एकाएक सहसा यानी अचानक मौन हो जाती है। जूही कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, कहने का प्रयत्न करती है, फिर महारानी बोल उठती है तभी। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वह यानी लक्ष्मीबाई तुरंत जूही से कहने लगती है कि जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने हाथ से कभी भी झांसी नहीं निकलने दूंगी, लेकिन मेरे हाथ से छूट गई। सहसा तीव्र होकर, सहसा यानी अचानक, तीव्र यानी उग्र, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली।
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेले ही हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। आगे लक्ष्मीबाई कहती है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि झांसी में नहीं दूंगी, लेकिन हाथ से छूट गई। अचानक वह फिर से नहीं, झांसी मेरे हाथ से नहीं निकली। मैं झांसी किसी को नहीं दूंगी, मैं अकेले ही लड़ूंगी, लेकिन झांसी कभी मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं वापस उसे लेकर ही रहूंगी, ऐसा कहती है। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। जूही लक्ष्मीबाई को कहती है, कौन कहता है कि आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर आप निराश क्यों होती है। गीता, यह भगवत गीता की बात की है, नाम टूक में दिया है गीता। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं साझी झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ जूही, मैं जानती हूँ झांसी में वापस लेकर ही रहूँगी, पर साथ में तुम ये नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था कि जब तक हम विलास प्रियता यानी भोग विलास में से बाहर नहीं निकलेंगे तब और लोगों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक सेवा, तपस्या और बलिदान लोगों को दिया जाएगा, तभी स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। जूही, लेकिन हमारी महारानी ने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। भूमि तैयार करना यानी आधार बनना, भूमि का तैयार करना मुहावरा है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। आगे जूही लक्ष्मीबाई से बातचीत करते हुए कहती है कि लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर अपना स्वराज्य की स्थापना करना और उनके लिए एक आधार बनना यानी स्वराज्य प्राप्ति की भूमिका तैयार करना, यह भी तो उन्होंने कहा था। स्वराज्य की नींव, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए एक आधार बनना, ये भी तो उन्होंने कहा था। सफलता मिलना या असफलता मिलना ये तो हमारे हाथ में नहीं, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। सफलता मिलना या असफलता मिलना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह स्वराज्य प्राप्ति के लिए एक आधार बनने से हमें कौन रोक सकता है। वह हमारा अधिकार है। जो ही आगे कहती है कि हमें स्वराज्य के नींव का आधार बनने से कोई नहीं रोक सकता, वह तो हमारा एक अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कन्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या जानती हो तुम। लक्ष्मीबाई आगे मुस्कुराकर यानी हंसकर जूही से कहती है कि शाबाश मेरी कर्नल यानी जो सेना में मुख्य व्यक्ति जो होता है, सेना का संचालन करने वाला उसे कहा जाता है। और यहाँ झांसी के साथ मुंदर और जो जूही है, उन दोनों में से जूही को लक्ष्मीबाई
कर्नल के रूप में कहती है। मुझे तुम लोगों से यही आशा है कि स्वराज्य की नींव जैसी तुम जैसी नारियां जो बनने जा रही है, निश्चय ही उसका अंत भी एक महान ही होगा। मुझे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है कि मेरे जीवन में तुम्हारे जैसा काम करने का मौका मिलता है या नहीं भी मिलता, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, फिर भी हम दुर्बल है, यानी कमज़ोर है। तात्या जैसे हमारे पास सेनापति है, फिर भी हमारे सेना में अनुशासन यानी शिस्त कुछ भी नहीं है। हमारे पास ग्वालियर जैसा किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या तुम यह नहीं जानती? जूही: जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। जूही लक्ष्मी जी से बात करती है कि महारानी, मैं जानती हूँ हम लोग विलासिता में डूब गए हैं, यानी भोग विलास वैभव में डूब गए हैं, लेकिन यह भी मैं जानती हूँ। तभी हंसती हुई मुंदर का वहाँ प्रवेश होता है, यानी हंसते हंसते मुंदर वहाँ आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 में आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। आगे जूही का जो पात्र है, इसके नीचे मुंदर जो है, मुंदर का प्रवेश होता है, वहाँ से आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।